गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम सीरीज 5th पढ़ेंगे, मॉडल पेपर 5th पढ़ेंगे जो हमने एम्स के लिए स्टार्ट किया है। 13 एम्स के लिए एग्जाम होने वाला है 3803 पोस्ट के लिए 1 सितंबर को। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखना। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है इसी वीडियो में, तो आप लोग उसका आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर आपके लिए बताऊँगी। तो यहाँ पे गाइस इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन हैं जो इमेज बेस्ड रहने वाले हैं, क्योंकि एम्स के एग्जाम्स में ही है जो इमेज बेस्ड वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इमेज बेस्ड हैं जो प्रीवियसली भी एग्जाम में आ चुके हैं। साथ ही साथ जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप लोग देख सकें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रहने वाले हैं गाइज, एम्स के साथ साथ सीआरपीएफ और जो अदर एग्जाम होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसी चैनल पर आपको जो प्रीवियसली जितने भी एम्स में जहाँ पर भी एग्ज़ाम हुए हैं, इवन अभी जो रिसेंट फरवरी में 2020 में एग्ज़ाम हुए थे एम्स नागपुर, एम्स पटना के लिए, तो वो पेपर भी आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आइडेंटिफाई दिस इमेज और पिक्चर। यहाँ पे जो इमेज दी हुई है आपको इसके लिए आइडेंटिफाई करना है कि ये है क्या। ऑप्शन है एम्बू बैग, लेरेंजियल मास्क, एनजी ट्यूब और डी नन ऑफ दी अबव। ये क्वेश्चन एमसीसी केस में आया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लेरेंजियल मास्क। ये देखिए इसको इस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। लेरेंजियल जो मास्क होता है, जब ईटी इंट्यूबेशन डिफिकल्ट रहे या फिर फेल हो जाए इन केस, तो उस टाइम पे लेरेंजियल मास्क को यूज किया जाता है। एक तरीके का इमरजेंसी प्रोसीजर भी कह सकते हैं हम या फिर किसी भी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उस टाइम पर लेरेंजियल मास्क को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, दिस कैथेटर इज यूज्ड टू रिमूव अनवांटेड बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम एन ऑर्गन कैविटी और एब्सेस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे एक जो इमेज दी हुई है, देखिए इसका यूज किसके लिए किया जाता है, जो अनवांटेड बॉडी फ्लूइड्स हो जाए, जिसकी जरूरत ना हो, एक्स्ट्रा फ्लूइड रहे किसी भी ऑर्गन में, कैविटी में या फिर एब्सेस फॉर्मेशन हो, तो उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो इसका नाम क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे एनजी ट्यूब, पिगटेल ड्रेनेज कैथेटर, सीईटी ट्यूब और डी टी ट्यूब। जो टी ट्यूब होती है वो जनरली टी शेप में ही होती है, एनजी ट्यूब भी आपने देखी ही होगी और एंडोट्रैकियल ट्यूब भी देखी होगी। तो यहाँ पर जो डिफरेंट लग रहा है वो पिगटेल ड्रेनेज कैथेटर। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, पिगटेल ड्रेनेज कैथेटर। नेक्स्ट इज, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट। यहाँ पे जो इमेज दी हुई है भी एग्जाम में आ चुका है, एम्स के ही एग्जाम में, आई थिंक ऋषिकेश में ही आया था। तो यहाँ पे इस इक्विपमेंट के लिए आपको पहचानना है। ऑप्शन है यहाँ पर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, पेनरोज ड्रेनेज सिस्टम, सर्जरी वुंड ड्रेनेज, ट्रू क्लोज ड्रेनेज। तो ये जो मशीन है सिंपल सी दिख रही है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, सो इज द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज, आइडेंटिफाई द डिवाइस शोन इन द इमेज। ये इमेज में जो डिवाइस दिख रही है ये क्या है। ऑप्शन है यहाँ पे वेस्कुलर रिंग कनेक्टर, कार्डियक पेसमेकर, कार्डियक सेंट और कोरोनरी स्टेंट। तो यहाँ पे इस इमेज को देख के आप समझ सकते हैं कि ये है क्या। तो ये गाइस कोरोनरी स्टेंट, इसका यूज जनरली किसी भी तरीके का कुछ भी ब्लॉकेज रहे तो उसको अलग करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी, कोरोनरी स्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली सिम्टम ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। जो माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन होती है, इसमें अनवांटेड जो वॉलेंट्री मस्कुलर जो देखने को मिलते हैं, मूवमेंट देखने को मिलते हैं, तो इस माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन के जो अर्ली सिम्टम्स हैं वो क्या हैं। ऑप्शन है यहाँ पर डिस्फेजिया, प्टोसिस, फटीग इम्प्रूविंग इन द इवनिंग, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा प्टोसिस, ड्रोलिंग ऑफ द आईलेट्स, आँखों की जो आईलेट्स हैं उनका बार बार घूमना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी, प्टोसिस। माइस्थेनिया ग्रेविस के देखिए यहाँ पे कुछ सिम्टम्स भी दिए हुए हैं, और है क्या, तो प्टोसिस का मतलब होता है ड्रॉपिंग ऑफ वन और बोथ आईलेट्स। माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वीकनेस और रैपिड फटिग रहेगी मसल्स में, और साथ ही साथ वॉलंटरी कंट्रोल भी है जो देखने को मिलेगा।
सिम्टम्स, जो सबसे पहला सिम्टम होता है वो होता है आंखों में देखने को मिलेगा, वही ड्रॉपिंग देखने को मिलेगी आपको आंखों की आईलिड्स में। स्लाइड स्पीच रहेगी। जो आंखों के लिए मसल्स कंट्रोल करती हैं उनका कंट्रोल भी वीक हो जाएगा। साथ ही साथ चिविंग, टॉकिंग और स्वॉलोइंग में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होगी यदि नेक के यहाँ की मसल्स में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है। ड्रॉपिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ, यहाँ से हमेशा है जो लार है वो निकलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रेनियल नर्व विच रेगुलेट्स द हार्ट रेट। तो एक ऐसी क्रेनियल नर्व है जो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन के लिए कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। तो वो कौन सी क्रेनियल नर्व है? ऑप्शन है यहाँ पे 7th क्रेनियल नर्व, 9th क्रेनियल नर्व, 8th क्रेनियल नर्व और 10th क्रेनियल नर्व। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, 10th क्रेनियल नर्व और वेगस नर्व। तो वेगस नर्व है क्या करती है, मीडिएट्स करती है इम्पल्सेस के लिए, जो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन को रेगुलेट करके रखते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, वेगस नर्व। एक क्वेश्चन और वेगस नर्व को लेके बनता है कि वो कौन सी क्रेनियल नर्व है जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस होती हैं, तो वो है वेगस नर्व और 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट इज, client is admitted with thrombotic cerebrovascular accident CVA. Which of the following is the first priority nursing assessment in the first 24 hour after administration? एक क्लाइंट है CVA का, थ्रोम्बोटिक सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट की कंडीशन हुई है उसके लिए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी विद इन 24 घंटे में आपकी फर्स्ट 24 आवर में एज अ नर्स की आप किस चीज़ के लिए सबसे पहले उसको असिस्ट करेंगे? ऑप्शन है यहाँ पे बाउल साउंड, EEG, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, प्यूपिल साइज एंड प्यूपिलरी रिस्पॉन्स और डी, इलेक्ट्रोमायोग्राम। तो यदि किसी पेशेंट के लिए सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट की कंडीशन हुई है तो उसके लिए हम सबसे पहले प्यूपिल साइज और प्यूपिलरी रिस्पॉन्स को चेक करेंगे, क्योंकि इससे पता लगा सकते हैं कि किसी भी क्रेनियल नर्व में डैमेज तो नहीं हुआ है। कुछ भी यदि ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे प्यूपिल साइज और प्यूपिलरी रिस्पॉन्स में, तो हम पता कर सकते हैं कि जो क्रेनियल नर्व्स उनमें किसी भी तरीके का डैमेज तो नहीं हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। इसीलिए CVA जो जो थ्रोम्बोटिक सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के क्लाइंट होते हैं उनके लिए सबसे पहले प्यूपिल साइज और प्यूपिलरी रिस्पॉन्स को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज, अ 23-year-old client is admitted with tonic-clonic seizure. The nurse knows that the most common cause of tonic-clonic seizure for this age group. एक 23 साल का क्लाइंट है, तो उसके लिए टॉनिक क्लॉनिक सीजर की कंडीशन है, तो उसके लिए टॉनिक क्लॉनिक सीजर होने का इस एज ग्रुप में, 23 साल की एज ग्रुप में क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन है यहाँ पर स्ट्रोक, हेड इंजरी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डी, कंजेनाइटल डिफेक्ट इन ब्रेन। तो एज ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे पूछा है कि टॉनिक क्लॉनिक सीजर होने का कारण क्या हो सकता है। जनरली जो टॉनिक क्लॉनिक सीजर होते हैं इस एज ग्रुप में या फिर किसी भी एज ग्रुप में वो सडनली नहीं आते कि आप बैठे हो या फिर आपको कुछ भी चोट ऐसी इंजरी लगी है आपको तुरंत टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आ जाएं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर होगा, क्योंकि स्पेसिफिक एज ग्रुप पूछा है तो 23 साल एज ग्रुप, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी, हेड इंजरी। क्योंकि जो एज ग्रुप है उस हिसाब से जो यंग एडल्ट्स में जनरली टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आते हैं वो किसी भी हेड इंजरी के कारण आएंगे, और जो टॉनिक क्लॉनिक सीजर है यदि इन केस किसी इंजरी के कारण आ रहे हैं, हेड इंजरी के कारण, तो वो तुरंत नहीं आएंगे कि आपको इंजरी हुई हो तुरंत आ जाए। ये कुछ टाइम के बाद आते हैं, 1 से 2 महीने के बाद हैं जो आपको आना स्टार्ट हो सकते हैं इन केस। तो यहाँ पे स्पेसिफिक एज ग्रुप में है जो राइट आंसर होगा हेड इंजरी। यदि यही क्वेश्चन है जो मिडिल एज ग्रुप के इंडिविजुअल के लिए पूछा जाए तो उनमें स्ट्रोक, ट्यूमर्स और इंजरी भी हो सकता है, और यदि ओल्डर पीपल में पूछा जाए जिनकी ये 65 ईयर्स और ज़्यादा है तो उनके लिए स्ट्रोक है जो मोस्ट कॉमन कॉज हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पर डिजनरेशन कंडीशंस देखने को मिलती है ब्रेन में। एक एग्जाम्पल तो यही हो सकता है कि अल्जाइमर्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, बी, हेड इंजरी। नेक्स्ट इज, फीवर, हेडेक एंड नचल रिजिडिटी आर क्लासिक सिम्टम्स ऑफ। तो ये 3 क्लासिक सिम्टम हैं, किसके हैं, फीवर, हेडेक, नचल रिजिडिटी। ऑप्शन है यहाँ पे ब्रेन एब्सेस, मेनिंजाइटिस, पार्किंसंस और डी, डिप्रेशन। तो यहाँ पे नचल रिजिडिटी को देख के आप पता कर सकते हैं, यदि आपको 2 सिम्टम्स नहीं भी है पता तो नचल रिजिडिटी जनरली मेनिंजाइटिस के क्लाइंट्स में देखने को मिलती है, मेनिंजाइटिस की कंडीशन में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा,
बी मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन है, जो लेयर्स होती है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की, वहाँ पे किसी भी तरीके की जो वहाँ की लेयर होती है जिसको मेनिंग्स कहा जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन होना किसी भी इन्फेक्शन के कारण। तो ये मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वहाँ पे, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहेगा, उसमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाना, जिसके कारण इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। तो मेनिंजाइटिस में हमने पढ़ लिया कि हेडेक, नचल रिजिडिटी और जो फीवर है देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मेनिंजाइटिस के दो और मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम है, एक तो है कर्निंग साइन और दूसरा है ब्रुजिन्स्की साइन। तो यहाँ पे कर्निंग साइन डिफरेंट होता है, ब्रुजिन्स्की साइन डिफरेंट होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इमेज दिखा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कौन सा साइन है जो शो किया जा रहा है यहाँ पे। तो कर्निंग साइन में क्या होता है? व्हेन द पेशेंट इज लाइंग विद द थाई फ्लेक्स्ड ऑन द एब्डोमेन, द लेग कैन नॉट बी कम्प्लीटली एक्सटेंड। यहाँ पे आप इस इमेज में देखिए, कोई पर्सन है, पेशेंट है, उसको सीधा लिटाया गया है, तो उसके एक पैर को क्या किया जा रहा है? एक्सटेंड किया जा रहा है, थाई को फ्लेक्स्ड किया जा रहा है एब्डोमेन की तरफ। बट उसके लिए जब उसका जो लेग है फ्लेक्स्ड किया जाएगा थाई के साइड से, तो उसके लिए क्या होगा? दर्द होगा, तो होगा कर्निंग साइन। ब्रुजिन्स्की साइन में क्या होता है कि किसी क्लाइंट को डायरेक्ट ज़मीन पे लिटाया जाता है या फिर कहीं भी प्लेन एरिया में लिटाया जाता है, तो उसको जब उठाया जाएगा नेक के यहाँ से, तो नेक के यहाँ पे दर्द होगा। आप इस इमेज को देख के इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल मैनेजमेंट फॉर इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्लूड्स। तो यदि जो आईसीपी बढ़ा है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे हम? ऑप्शन है यहाँ पर, एडमिनिस्टर हाफ स्ट्रेंथ सलाइन, एडमिनिस्टर प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स, एडमिनिस्टर मैनिटोल, और डी रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्रीथ्स इन द वेंटिलेटर्स। तो यहाँ पे इंट्राक्रैनियल प्रेशर को घटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा है तो उसको कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं? तो इसका ये क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आया है। कभी कभी यहाँ पे अदर ऑप्शन ना दे के डायरेक्ट मेडिसिन के नाम भी दे सकते हैं, तो आपको कुछ भी चूज नहीं करना है, आपको डायरेक्ट मैनिटोल को चूज करना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी, एडमिनिस्टर द मैनिटोल। मैनिटोल क्या है? एक हाइपर ऑस्मोलर एजेंट है, जिसके कारण क्या हो सकता है? जो आईसीपी बढ़ा हुआ है तो उसको कम करेगा। और जनरली और क्या कर सकते हैं हम? यदि आईसीपी बढ़ा है तो सेडेशन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो ज़्यादा हो गया तो उसको ड्रेन कर सकते हैं, ड्रेन करके बाहर निकाल सकते हैं। और हाइपर ऑस्मोलार थेरेपी में मैनिटोल और हाइपरटोनिक सलाइन है जो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व कॉज द बेल्स पाल्सी? बेल्स पाल्सी का एक और नाम है फेसियल पाल्सी। ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सी क्रेनियल नर्व है जो रिस्पॉन्सिबल रहेगी बेल्स पाल्सी कॉज करने के लिए? ऑप्शन है यहाँ पर, फेसियल 7th क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल 5th क्रेनियल नर्व, वेगस 10th क्रेनियल नर्व, वेस्टिबो कोक्लियर 8th क्रेनियल नर्व। जो बेल्स पाल्सी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाली क्रेनियल नर्व है वो है फेसियल और 7th नंबर की क्रेनियल नर्व है। देखिए यहाँ पे इमेज दी हुई है, हो सकता है आपको एग्जाम में इमेज देख के भी पूछ सकते हैं कि कौन सी कंडीशन है जो यहाँ पे शो हो रही है। तो ये है बेल्स पाल्सी, जिसमें बेल्स पाल्सी को फेसियल पाल्सी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसीलिए आपको 7th नंबर की क्रेनियल नर्व को याद रखना होगा। नेक्स्ट इज, द मोस्ट कॉमन एड्स एसोसिएटेड न्यूप्लाज्म इज। एड्स से रिलेट करता हुआ कौन सा यहाँ पे न्यूप्लाज्म की कंडीशन है जो हो सकती है? ऑप्शन है यहाँ पर, सर्वाइकल कैंसर, कापोसी सार्कोमा, नॉन हॉकिंस लिम्फोमा और डी हॉकिंस लिम्फोमा। तो प्राइमरी जो एड्स एसोसिएट न्यूप्लाज्म होता है वो होता है कापोसी सार्कोमा, और इसके बाद है जो हो सकता है वो हो सकता है नॉन हॉकिंस लिम्फोमा। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन एड्स एसोसिएट न्यूप्लाज्म पूछा है, राइट आंसर होगा कापोसी सार्कोमा। कापोसी सार्कोमा की कंडीशन कब होती है? ये पहली बार कब रिकॉग्नाइज की जाती है? यदि किसी पेशेंट को एड्स की कंडीशन है, एचआईवी एड्स है, तो उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ऑलरेडी वीक है। और कापोसी सार्कोमा कब बॉडी में रिकॉग्नाइज होगा? एक तरीके का अपॉर्चुनिस्टिक अपॉर्चुनिटी देखकर ही बॉडी में बनेंगे कापोसी सार्कोमा। और ये हमेशा जो एड्स की कंडीशन है उस टाइम तक है जो प्रेजेंट रहेंगे, तो इसीलिए इसको एड्स एसोसिएट न्यूप्लाज्म कहा जाता है कापोसी सार्कोमा को। और सेकंड मोस्ट कॉमन एड्स रिलेटेड कैंसर रहेगा वो होगा नॉन हॉकिंस लिम्फोमा। यदि सेकेंडरी पूछा जाए तो नॉन हॉकिंस लिम्फोमा रहेगा, बट प्राइमरी और फर्स्ट पूछा जाता है तो वो कापोसी सार्कोमा।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एड्स। तो एड्स के लिए कौन सा इंडिकेटर है जो माना जाएगा। यहाँ पर CD4 सेल काउंट दिया हुआ है। जनरली एड्स की कंडीशन में CD4 सेल काउंट क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है CD4 काउंट लेस देन 1000 सेल्स पर mm3, CD4 काउंट लेस देन 600 सेल्स पर mm3, CD4 काउंट लेस देन 400 सेल्स पर mm3 और डी CD4 काउंट लेस देन 200 सेल्स mm3। तो आपको इसमें इतना याद रखना है कि जो CD4 सेल्स की काउंटिंग है वो 200 सेल्स पर mm3 के हिसाब से कम हो जाएंगी और इससे भी ज़्यादा कम हो सकती हैं। तो आपके लिए राइट आंसर रहेगा डी। जो एड्स के लिए बेस्ट इंडिकेटर माना गया है तो होगा CD4 काउंट लेस देन 200 सेल्स mm3। नेक्स्ट इज डिगॉक्सिन इज नॉट गिवन व्हेन द हार्ट रेट इज। नर्सिंग का बहुत ही प्यारा सा फेमस क्वेश्चन है। डिगॉक्सिन है जो हार्ट रेट कितनी रहे तब नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन है बिलो 70, बिलो 80, बिलो 60 और डी बिलो 56। तो यहाँ पे राइट आंसर हम डी को भी मान सकते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन सी है जो एग्जैक्ट राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि डिगॉक्सिन क्या करती है, हार्ट रेट को ऑलरेडी स्लो करने के लिए दी जाती है और यदि हार्ट रेट इससे पहले ही स्लो है, लेस देन 60 है, तो और ज़्यादा हार्ट रेट को कम करेगी जिसके कारण कोई भी डेंजर कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे जब भी हार्ट रेट बिलो 60 रहे तो उस टाइम पर डिगॉक्सिन एडमिनिस्टर नहीं करनी है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग है जो हम दे सकते हैं। यहाँ पर प्रायोरिटी वाइज ट्राइमेस्टर नहीं पूछा है, डायरेक्ट एंटी मलेरियल ड्रग पूछी है। प्रेगनेंसी में किसको दे सकते हैं, तो ऑप्शन है क्लोरोक्वीन, क्विनिन, क्लोराम्फेनिकॉल और डी प्राइमाक्यून। तो क्लोराम्फेनिकॉल है जो एंटी मलेरियल ड्रग नहीं है, क्लोरोक्वीन, क्विनिन और प्राइमाक्यून है। तो जनरली जो प्रेगनेंसी में सेफ मानी जाती है एंटी मलेरियल मेडिसिन तो वो है क्लोरोक्वीन। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दोनों है जो सेफ मानी जाती है प्रेगनेंसी में। प्राइमाक्यून और क्यूनिन है जो नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ए क्लोरोक्वीन। यदि इन केस ऑप्शन में क्लोरोक्वीन ना आए तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन आए तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। इंडिया में पहली रेफरल यूनिट किसको माना जाता है। ऑप्शन है सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डी रीजनल हॉस्पिटल। तो इंडिया में जो फर्स्ट रेफरल सेंटर माना जाता है वो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बेसिक सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है वो सभी होती है। मैटरनिटी यूनिट होगी, एनेस्थीसिया होगा, एक्सरे होंगे, लेबोरेटरी भी होंगी और साथ ही साथ यहाँ पे अदर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल रहेंगी कि यदि कोई माइनर सर्जरी करनी हो वो सभी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। तो इंडिया में जो फर्स्ट रेफरल यूनिट मानी जाती है वो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन ऑफ एनिमल्स प्राइमरली कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द मिल्क। यहाँ पर कौन सा इन्फेक्शन है जो किसी एनिमल्स के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है बाय द मिल्क। मिल्क के साथ में है जो कोई भी इन्फेक्शन ऐसा ट्रांसफर हो सकता है एनिमल्स के द्वारा। ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, डेंगू और डी प्लेग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ट्यूबरक्लोसिस। क्यों हो सकता है, क्योंकि डेंगू है जो एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के थ्रू होता है जो एक वायरल इन्फेक्शन माना जाता है। प्लेग है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो अर्सीनिया पेस्टिस के थ्रू जो फ्लीज है उनके द्वारा ट्रांसमिट होगा। लेप्टोस्पायरोसिस है भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो इन्फेक्टेड एनिमल्स की जो यूरिन है उसके थ्रू स्प्रेड होगा। तो ट्यूबरक्लोसिस है जो किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल्स के द्वारा है जो मिल्क उनका यूज़ किया जाता है तो टीबी हो सकती है। नेक्स्ट इज चिकनगुनिया स्पीसीज बिलोंग्स टू विच फैमिलीज। चिकनगुनिया फीवर का आपने नाम सुना होगा जिसमें बहुत ज़्यादा मसल्स पेन रहेगा, फीवर रहेगा, जॉइंट पेन रहेगा। तो जो स्पीसीज है किससे बिलोंग्स करती है, किस फैमिली से बिलोंग करती है, फ्लेविविरिडा, वाइनिविरिडा, टोगाविरिडा और डी नन ऑफ द अबव। तो फ्लेविविरिडा फैमिली से तो डेंगू जो डिसीज़ है वो बिलोंग करती है और जो टोगाविरिडा फैमिली है उससे चिकनगुनिया बिलोंग्स करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी टोगाविरिडा फैमिली। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ ड्रग किट ए प्रोवाइडेड सब सेंटर। सब सेंटर में दो तरीके की ड्रग किट प्रोवाइड कराई जाती है, किट ए एंड किट बी। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा कंटेंट है जो
ड्रग किट ए में प्रेजेंट नहीं होता, जो किट सब सेंटर से दी जाती है। ORS टैबलेट पैरासीटामोल, विटामिन ए सोल्यूशन और डी टैबलेट कॉट्रीमोक्सोल। तो दो तरीके की किट होती हैं, किट ए और किट बी। तो यहाँ पर आपको बताना है किट ए में क्या प्रेजेंट नहीं होता, तो वह टैबलेट पैरासीटामोल, क्योंकि ये किट बी में प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, बी टैबलेट पैरासीटामोल है। देखिए यहाँ पे इस इमेज में टेबल दी हुई है दो अलग अलग, किट ए जो सब सेंटर से दी गई है और किट बी। तो ड्रग किट ए में क्या रहेगा, आइटम्स आपको याद रखने हैं, 5 आइटम्स रहते हैं। और ड्रग किट बी में जो सब सेंटर दी जाती है उसमें 9 आइटम्स रहते हैं। तो आपको इन आइटम्स के हिसाब से भी याद रख सकते हैं। तो किट ए में होते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट 150 पैकेट रहेंगे, टैबलेट आयरन फॉलिक एसिड की लार्ज और स्मॉल दो तरीके की दी जाती हैं। लार्ज होती हैं जो 15,000 टैबलेट दी जाती हैं और स्मॉल होती हैं 13,000 टैबलेट दी जाती हैं। विटामिन ए सोल्यूशन होता है 6 बॉटल ऑफ 100 ml ईच, 6 बॉटल दी जाएंगी और हर एक बॉटल में 100 ml सोल्यूशन प्रेजेंट रहेगा। टैबलेट कॉट्रीमोक्सोल जो पीडियाट्रिक यूज के लिए 1000 टैबलेट हैं जो दी जाएंगी। तो ये 5 आइटम किसके हो गए, सब सेंटर में जो ड्रग किट ए में प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग किट बी की, जो सब सेंटर से दी जाती है। इसमें टोटल 9 ड्रग्स हैं जो प्रेजेंट होती हैं। टैबलेट मेथिलोमेट्रिन मैलिएट 0.125 mg की 480 टैबलेट दी जाती हैं। पैरासीटामोल इंजेक्शन मिथाइल अर्गोमेट्रिन मैलिएट टैबलेट मेवेंडाजोल और एल्बेंडाजोल दी जाती हैं। यहाँ पर डाइक्लोमाइन HCl दी जाती हैं 180 टैबलेट। ऑइंटमेंट प्रोविडोन दिया जाता है आँखों के लिए। सेट्रीमाइड पाउडर दिया जाता है। कॉटन बैंडेज और एब्जॉर्बेंट कॉटन। तो यहाँ पे आपके लिए जो आइटम्स है इनको याद रखना होगा, आपको खुद से याद करना होगा कि ड्रग किट ए में 5 आइटम्स, उनके नाम याद रखने। ड्रग किट बी में 9 ड्रग्स दी जाती हैं, तो उनको भी आपके लिए याद रखना होगा। नेक्स्ट इज स्मॉल पॉक्स इज रेडिकेट फ्रॉम द वर्ल्ड इन द ईयर। स्मॉल पॉक्स को विश्व से कब रेडिकेट किया गया था? ऑप्शन है 1981, 1982, 1983 और 1980। तो स्मॉल पॉक्स को पूरे विश्व से है जो 1980 में रेडिकेट किया गया था। राइट आंसर है यहाँ पे डी 1980। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी है, इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में देना, जिनको भी पता हो। राइट आंसर मैं खुद आपके लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और क्वेश्चन है यहाँ पे कॉप्लिक स्पॉट्स आर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ। कॉप्लिक स्पॉट हैं जो किस डिसीज में देखने को मिलेंगे, किसका क्लिनिकल फीचर है? ऑप्शन है ए मीजल्स, बी पर्टिसेस, सी रूबेला और डी चिकन पॉक्स। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।